हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9 एसएसटी में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने अपना हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति स्टार्ट कर दिया था। और इसके अंदर देखा था कि जब यूरोप के अंदर जब अपन ने फ्रांस की क्रांति पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तो फ्रांस की क्रांति के बाद अब यूरोप के अन्य देशों में भी क्रांतियों का सिलसिला जारी हो रहा था। और इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि जब फ्रांस की क्रांति हुई तो पूरे यूरोप में उसका प्रभाव पड़ा था और लोग जागरूक हो गए थे अपने अधिकारों के लिए। और ऐसे के अंदर हम जब रूस की बात कर रहे थे तो वहाँ पर 3 तरह के ग्रुप की बात करी थी अपन ने, उदारवादी यानी लिबरल, दूसरा रेडिकल और तीसरा रूढ़िवादी। और तीनों ग्रुप का उद्देश्य क्या था? समाज में चेंज लाना, लेकिन तीनों का तरीका अलग था और तीनों की सोच में फर्क था। इसी लेसन को अपन आगे बढ़ाएंगे और आज अपन देखेंगे कि यूरोप में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन किस प्रकार से हुआ। यानी जब अपन ने बात तो कर ली कि 3 तरह के ग्रुप आए थे, लेकिन और क्या क्या वहाँ के यूरोप के अंदर, यहाँ पर हम बात पूरे यूरोप की कर रहे हैं कि पूरे यूरोप के अंदर क्या व्यवस्थाएं थी उस वक्त, क्या हालात थे, कैसे उद्योग धंधे थे और उस समय क्या क्या ऐसे परिवर्तन आए कि एक दिन समाजवाद का स्थापना हो गई। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बच्चों जैसे क्रांति। अब क्रांति क्या है? क्रांति के अंदर ऐसा नहीं है कि पहले से हमको पता है कि ये चेंज होंगे, चेंज चाहते हैं और कोई एक दिन का परिणाम कोई क्रांति नहीं होती है, कई वर्षों लग जाते हैं किसी चेंज को करने में। तो क्रांति होता है एक लंबी और एक सतत प्रक्रिया है जिसमें बार बार कई तरह के रीज़न आते हैं, ऐसी बातें आती है, ऐसी मजबूरी आती है कि एक दिन वो क्रांति का रूप ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर बात करें कि यूरोप के जो देशों में जो क्रांति हुई थी वो कोई एक दिन की बात नहीं थी। तो 19वीं शताब्दी के अंदर काफ़ी चेंज आए थे। अभी अपन बात कर चुके हैं कि फ्रांस में जब क्रांति हुई तो उसका प्रभाव यूरोप के अन्य देशों के ऊपर भी पड़ा था। जैसे पास में जैसे प्रशा है, ऑस्ट्रिया है, वहाँ पर भी उस फ्रांस की क्रांति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था और वहाँ के देशों के लोग भी बहुत जागरूक हो गए थे। इंग्लैंड के अंदर ऐसे समय के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई। बच्चों जानते हो आप औद्योगिक क्रांति? औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है नई टेक्नोलॉजी से साक्षात्कार होना, अर्थात जब हमारे उद्योग के क्षेत्र के अंदर नई नई तकनीक आ जाती है तो हम इसको कहते हैं औद्योगिकीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन। और औद्योगिकरण के अंदर क्या होता है? नई नई फैक्ट्रियां बनती है। अरे नगरीकरण, औद्योगिकरण का सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है? नगरीकरण। क्यों? क्योंकि शहरों के अंदर कई सारी फैक्ट्रियां लग जाती है तो गांव के लोग होते हैं वो गांव छोड़ छोड़ के रोजगार की तलाश में शहर में आ जाते हैं। तो 19वीं शताब्दी के अंदर ये सब हमारे यूरोप में चल रहा था। यूरोप के अंदर इंग्लैंड आता है, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन में उस वक्त औद्योगिक क्रांति हुई थी, अर्थात औद्योगिकरण हुआ था, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए थे, आपस में मिलना जुलना हो गया था, उनको अपने अधिकारों के प्रति भी सजग हो गए थे। क्योंकि जब एक दूसरे के संपर्क में आएगा तो नॉलेज तो बढ़ेगा ही। तो इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई, नगरीकरण हुआ और रेल का भी स्थापना हो गई थी, रेल का आविष्कार हो गया था 1853 के अंदर। तो उससे क्या हुआ? रेल के आ जाने से हमारे उद्योग धंधे और अधिक विकसित हो गए, क्योंकि रेल की वजह से कच्चा माल लाना, तैयार माल ले जाना, ये सब कुछ बहुत ईजी हो गया था। तो रेल की वजह से उद्योग धंधे और ज़्यादा विकसित हो गए थे। तो ये सब तो अपन ने जो बातें करी है वो सब 19वीं शताब्दी में जो चेंज आया वो पॉजिटिव चेंज था, जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा हो रहा था। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी थी जो कि नेगेटिव थी। नेगेटिव बातें या नुकसान वाली बातें क्या थी कि लोगों को काम तो मिल रहा था लेकिन मजदूरी बहुत कम मिल रही थी, यानी उनके घंटे अधिक थे। जैसे अभी तो हम लोग सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन उस वक्त राजा निरंकुश था और लोगों के काम के कोई 15-15, 20-20 घंटे लोग काम करते थे, लेकिन उसकी तुलना में उसको इतना अधिक पेमेंट भी नहीं मिलता था। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सभी लोगों को काम मिला, रोजगार तो बढ़ा, लेकिन रोजगार बढ़ने के साथ साथ उनका शोषण भी होने लगा। लेकिन फिर क्या हुआ? वापस बेरोजगारी आई। क्यों वापस बेरोजगार आई? क्योंकि फैक्ट्रियों की संख्या बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बन गई, लोग इतने संपन्न थे नहीं, तो वो जो प्रोडक्ट बन रहा, उत्पादन बन रहा, उसको खरीदेगा कौन? तो लोगों की मांग कम हो गई। जब मांग कम हुई तो प्रोडक्शन कम करना पड़ा, और प्रोडक्शन कम करने के लिए जो फैक्ट्री का मालिक था उसको मजदूरों की छटनी करनी पड़ी, और मजदूरों की छटनी करने की वजह से कई सारे मजदूर बेरोजगार हो गए। तो ये सब इसके जो नेगेटिव इफेक्ट थे, ये जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, इसके साथ साथ जो वहाँ पर यूरोप के अंदर जो चेंज आ रहा था उसके ये नकारात्मक प्रभाव है। तो मजदूरी कम, बेरोजगारी। क्यों बेरोजगारी? क्योंकि मांग कम थी, जिस उत्पादन कम करना पड़ा, जिसकी वजह से मजदूरों की छटनी हुई।
दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट था कि नगरीकरण, हम पहले ही पढ़ चुके, औद्योगिक क्रांति की वजह से नगरीकरण हुआ। नगरीकरण की वजह से लोग गांवों से शहरों में आने लगे। अब जब शहरों में आए तो शहरों में भीड़ बढ़ गई, तो सबको रहने के लिए आवास का प्रॉब्लम हो गया। सब लोग कहाँ रहें, इसलिए क्या करने लगे, एक कमरे में बहुत सारे लोग रहने लगे, जिससे आपस के अंदर संक्रमण, बीमारियां फैलने लगी। लोगों को स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और स्वच्छता का अभाव होने लगा। तो ये नगरीकरण का ये दुष्परिणाम निकला। तो इसका एक आपकी बुक में एक पोस्टर भी दे रखा है कि लंदन के अंदर जो एक गरीबी को पूरा वो पोस्टर दर्शा है, आपकी बुक में ये दे रखा है। तो बच्चों ये तो हो गया यूरोप के अंदर जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के अंदर जो चेंज आ रहा था, उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। अब हम आगे बात करते हैं कि 1815 के बाद, 1815 के बाद में क्या हुआ, लिबरल और रेडिकल यानी उदारवादी और रेडिकल आपस में साथ में हो गए। दोनों की विचारधाराएं पहले तो अलग थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो दोनों, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक था, दोनों का लक्ष्य था यूरोप में चेंज लाना, तो दोनों धीरे धीरे साथ में आने लगे और दोनों साथ में आए और दोनों ही परिवर्तन चाहते थे। दोनों में ही फैक्ट्रियों के मालिक थे। उदारवादी ग्रुप के अंदर भी कुछ लोग थे जो बहुत संपन्न थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक थे, और जो अपना रेडिकल ग्रुप है उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक थे। तो वो दोनों इस बात के पक्ष में थे कि मजदूरों को शिक्षित किया जाए, मजदूरों के स्वास्थ्य के बारे में सोचा जाए, उन्हें अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाए, उन्हें स्वतंत्रता दी जाए, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो अधिक क्षमता से फैक्ट्रियों में काम करें, जिससे अधिक उत्पादन हो और अल्टीमेटली लाभ हो। तो लिबरल और रेडिकल दोनों एक साथ आए, काय के लिए, परिवर्तन के लिए। निरंकुश राजशाही के अगेंस्ट में दोनों साथ में आए। दोनों में फैक्ट्रियों के मालिक थे और दोनों मजदूरों को शिक्षित, प्रशिक्षित, स्वस्थ और स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे और श्रम व उद्यमशीलता में उनका विश्वास था। वे दोनों इसमें विश्वास करते थे। दोनों पॉजिटिव थॉट के पर्सन ग्रुप थे। दोनों का ये था कि मजदूरों का शोषण नहीं होना चाहिए, निरंकुश राजशाही का अंत होना चाहिए, लोगों को अपने काम के बदले बराबर पेमेंट मिलना चाहिए, मजदूर शिक्षित होने चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। ये विचारधारा थी लिबरल और रेडिकल दोनों की। 1885 में रूढ़िवादी, राष्ट्रवादी, लिबरल और रेडिकल, तीन की बात तो हम कर ही चुके हैं बच्चों, रूढ़िवादी, लिबरल और रेडिकल। अब एक नया ग्रुप राष्ट्रवादी ग्रुप भी इन्हीं में से था। राष्ट्रवादी ग्रुप के लोगों का विचार था राष्ट्र के लिए समर्पित होना। राष्ट्रवादी जो विचारधारा के जो लोग थे, जो ग्रुप थे, उनका भी काम यही था कि हम लोग क्रांति करें और क्रांति के द्वारा इस निरंकुश राजशाही का अंत करें। तो अब ये चारों ग्रुप साथ में आ गए, रूढ़िवादी, राष्ट्रवादी, लिबरल और रेडिकल, चारों मिल गए 1885 में और राजशाही शासन से चारों ही मुक्ति चाहते थे। चारों का ही उद्देश्य क्या था कि राजशाही शासन से मुक्ति मिल जाए। 1885 में, अब बच्चों आपके दिमाग में भी बात आ रही होगी कि 1885 में वापस यूरोप के अंदर राजशाही कैसे आई, क्योंकि अपन तो फ्रांस की क्रांति पढ़ चुके हैं और 1792 के अंदर तो राजशाही खत्म हो गई थी और वहाँ पर संविधान बन गया था। लेकिन बच्चों जब नेपोलियन की मृत्यु हो गई, आपने पढ़ा है ना, नेपोलियन था जो सेना का नायक था, उसने क्या करा था, शासन अपने हाथों में ले लिया था और फ्रांस और आसपास के जितने भी देश थे, प्रशा है, ऑस्ट्रिया है, वहाँ पर उसने क्या करा था, अपने रिलेटिव को वहाँ पर बिठा दिया था। उसने संविधान तो बनाया था लेकिन वहाँ पर वो अपनी तानाशाही कर रहा था। और फिर वाटरलू का युद्ध हुआ जिसमें इसकी हार हुई थी नेपोलियन की और बाद में वो जेल के अंदर मर गया था। ये सब हम बात फ्रांस की क्रांति में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों जब नेपोलियन जब मर गया तो प्रशा है, ऑस्ट्रिया है और यूरोप के कई देशों के अंदर वापस से राजशाही आ गई थी, वापस से वही निरंकुश राजशाही आ गई थी। तो अब वापस से उस निरंकुश राजशाही को समाप्त करने के लिए यूरोप के अंदर वापस से क्रांति का बिगुल बजने लग गया था। तो 1885 के बाद, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 1885 के बाद राष्ट्रवादी नया ग्रुप बना था जो राष्ट्र के लिए समर्पित था और समतावादी यानी समाज का निर्माण करना चाहता था और यह क्रांति के जरिए यूरोप में चेंज लाना चाहता था। फिर 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी मेजेनी ने भी राजा के खिलाफ साजिश करी। अर्थात समझने की बात यह है कि यूरोप के अंदर अलग अलग जगह के ऊपर जो निरंकुश शासक था, राजा का जो निरंकुश राजशाही थी,
उसके खिलाफ लोग अब एक्टिव हो गए थे और सब लोग अलग अलग तरह से इसके लिए प्रयास कर रहे थे कि कैसे हम इस राजेशाही से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए 1885 में राष्ट्रवादी ग्रुप जो समतावादी समाज का निर्माण करना चाहता था क्रांति के जरिए, इसी प्रकार इटली के राष्ट्रवादी मेजेनी ने भी राजा के खिलाफ साजिश रच दी थी और राष्ट्रवादी लिबरल रेडिकल ने क्रांति का प्लान बना रहे थे। क्या कर रहे दिमाग में कि अपन क्या करें कि हमारे यूरोप के अंदर चेंज आ जाए। तो ऐसे में समाज के पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद का निर्माण हुआ। समाजवाद क्या था? राष्ट्रवादी समाज में के पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा थी। ये समाज में चेंज लाना चाहता था, सबसे बड़ा चेंज, और एक ये दूरगामी विचारधारा वाला ग्रुप था समाजवादी ग्रुप। समाजवादी ग्रुप अर्थात वे लोग, वादी मतलब फॉलोवर्स, वे लोग जो समाजवाद विचारधारा के प्रवर्तक थे, समाजवाद विचारधारा के समर्थक थे, उनको समाजवादी ग्रुप कहते हैं। और समाजवादी ग्रुप की क्या इच्छा थी कि एक ऐसा समाज बने जहाँ पर राजेशाही नहीं हो, जमींदार नहीं हो, सब लोग समान हो, सब लोगों को समान अधिकार मिले, हमारे जो प्राकृतिक और कृत्रिम संसाधन है उसके ऊपर सभी लोगों का समान अधिकार हो। ये विचारधारा किसकी थी? समाजवादी की विचारधारा थी। तो इस प्रकार यूरोप के अंदर समाजवादी ग्रुप की स्थापना हुई। तो बच्चों आज अपन ने अच्छे से देख लिया कि यूरोप में समाजवाद की स्थापना के पहले किस किस समय में किस किस प्रकार से क्या क्या चेंज आया। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई भी क्रांति होती है तो एक दिन का परिणाम नहीं होती है, एक लंबी सतत प्रक्रिया होती है जिसके कई सारे कारण होते हैं। कुछ तात्कालिक होते हैं, कुछ पहले से होते हैं, लेकिन जब बहुत सारे कारण आपस में मिल जाते हैं तो एक दिन क्रांति हो ही जाती है। और यही हमारे यूरोप में हुआ। तो यूरोप में अब हम अगले लेसन के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे कि यूरोप में ये समाजवाद का निर्माण क्या है और समाजवाद ने क्या क्या कार्य करके यूरोप में क्रांति लाए। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।